हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि आपका चलेगा प्रश्न नंबर 21 से जो है कि लेकर के जो है कि मैं 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराऊंगा। और इसमें जो है कि टोटल आपके 10 प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में भी जो है कि टोटल 10 प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया था। 11 से जो है कि लेकर 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराए थे हम पिछले वाले वीडियो में। और इस वीडियो में मैं लेकर चलूँगा 21 से जो है कि 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, यानी इस वीडियो में भी आपके 10 प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। कह रहे हैं कि NaKLiCaRb धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका Mg होता है, Cu होता है, सॉरी Cu नहीं है, Ca होता है। इसके बाद आप जो आपका जो Zn होता है, जो आदि और हैं कि ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। यानी Mg जो है आपका क्या है, मैग्नीशियम है, और Ca जो है ये क्या है आपका कैल्शियम है। समझ में आ रही बात। और Zn जो है आपका क्या है, जिंक है। यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्या, जिंक। यानी कि आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो जिंक है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस क्या होती है, 2। यदि आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी आपकी होती है, तो याद रखिएगा प्लस आपकी कितनी होती है, 2। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, प्रश्न में दे रहा है कि Na, यानी Na, इसके बाद दिया है K दिया है, इसके बाद Li दिया है, Li, इसके बाद Ca दिया है, Cs दिया है, Cs दिया है, इसके बाद दिया है क्या, Rb। ठीक है, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है। आपका दिया है पहला +-4 होती है, B दिया है +3 होती है, C दिया है +1 होता है, D आपका दिया है +2 आपका होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका है क्या, सोडियम है, और ये आपका क्या है, पोटेशियम है। समझ में आ रही है बात। और ये आपका क्या है, लिथियम है। ठीक है, और ये क्या है आपका है, सॉरी लिथियम, हाँ ठीक है। इसके बाद ये है आपका सीजियम, और ये आपका आरबी जो है ये आपका है रेडियम। यानी कि आदि जो है ऐसे यदि तत्व हों तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। आदि की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक हो तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी +2 होती है। और यदि आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम हो, सीजियम हो या रेडियम आपका हो तो इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या आपकी होती है +1। जो आपका इसमें +1 वाला ऑप्शन होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी 21 नंबर का जो है मेरे प्रिय छात्रों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है, +1। समझ में आ रही बातें, मैं सब कुछ लिखवा दिया हूँ। यदि आपसे कभी ऐसे पूछ दे तो आपकी जो है ऑक्सीकरण संख्या होगी +2। इस टॉपिक को आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बस 22 नंबर, 23 नंबर, इसके बाद जो है ऑप्शनल है, तो बस ऑप्शनल को आपको ट्रिक लगाना है, तो ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। 30 से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से आप समझते रहिए। ये आपका 21 रहा, 22 पर चलते हैं। 22 क्या है, ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। तो प्रश्न नंबर 22 है आपका ऑप्शनल है, और ये ऑप्शनल पे आप ट्रिक लगाएंगे। करिए, जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हो, यानी कि जब उत्प्रेरक और जो अभिकारक है वह यदि अलग अलग अवस्थाओं में यदि होते हैं तो उत्पन्न होगा, या सॉरी तो उत्प्रेरण होगा। तो उत्प्रेरण आपका क्या होगा वही आपको बताना है, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। धनात्मक उत्प्रेरण होगा, विषमांगी उत्प्रेरण होगा, चौथा दिया है स्व उत्प्रेरण होगा, और डी आपका दिया है समांगी उत्प्रेरण होगा। यानी कि जब उत्प्रेरक व यानी कि उत्प्रेरक और अभिकारक जो है यदि अलग अलग हो तो
उस समय जो उत्प्रेरण होता है विषमांगी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। उस समय क्या होगा? विषमांगी उत्प्रेरण होगा। कैसा उत्प्रेरण? विषमांगी उत्प्रेरण। समझ में आ रही बात? कब? जब आपका उत्प्रेरक और जो आपका उत्प्रेरक और अभिकारक जो है आपका अलग अलग होगा, तो उस समय जो आपका उत्प्रेरण होगा कैसा होगा? विषमांगी उत्प्रेरण होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब यहां पर ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहा क्या? बी। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए, ये तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप लोग याद रख लें। यहां पर अभिक्रिया के वेग में कमी करने वाले पदार्थ को कहते हैं। जब अभिक्रिया की वेग में कमी की जाती है तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है स्व उत्प्रेरक पदार्थ है, धनात्मक उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, इसके बाद आपका डी दिया है उत्प्रेरक विष है। यानी कि 23 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपका है ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, क्या है? ऋणात्मक आपका क्या है? उत्प्रेरक है। समझ में आ रही है बात? यानी कि जब अभिक्रिया के वेग में यदि कमी किया जाए, यानी कि अभिक्रिया की वेग यदि कमी, यानी कि धीमी जब अभिक्रिया होगी, यानी कि कोई भी अभिक्रिया है आपकी, आप चाहते हैं कि उसको धीमी अभिक्रिया कराया जाए, तो उसके लिए जो आपका पदार्थ होगा कौन सा होगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक आपका होगा। ऋणात्मक में क्या? कम। ऋणात्मक जो है तो वो क्या करेगा? कम करेगा, और धनात्मक वाला रहेगा तो क्या करेगा? बढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो आपका ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, अब लोग पता है ना कि कोई भी वैल्यू जब कम करना होगा तो माइनस लगा देंगे तो कम हो जाएगा, और यदि बढ़ाना होगा तो प्लस में आप ले लेंगे तो वो बढ़े। तो कितना मान बड़ा हो, जब उसका माइनस ही लगा देते हैं वो, तो सबसे क्या हो जाता है? छोटा होता है। तो सेम आपका यही समझ लीजिए कि वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। चौथा नंबर, ये 24 नंबर है, करीब तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। तेल के हाइड्रोजनीकरण, यानी कि जब तेल को जो है कि हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो वह कौन सी क्रिया आपकी होगी? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की बात हो रही है। किसकी? 24 की बात हो रही है। क्या आपका है? ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि जब तेल को हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है, पहला दिया है समांगी उत्प्रेरक, दूसरा दिया है विषमांगी उत्प्रेरक, और चौथा दिया है उत्प्रेरण, और डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, अभी मैं बताया हूं 23 नंबर में कि जब अलग अलग पदार्थ होते हैं ना, तो वहां पर होता है क्या? आपका होता है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो आपका तेल है तो वह आपका जो है कि द्रव अवस्था में तेल रहता है, और जो हाइड्रोजन है ना, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में क्या दोनों जो है अलग अलग हुए कि नहीं हुए? और जब दोनों अलग अलग होंगे तो वहां पर होगा विषमांगी उत्प्रेरण। समझ में आ रही बातें? जो आपका 22 नंबर में बताए हैं ना हम, वही आपका सेम आपका है। यानी कि 22 नंबर में भी अलग अलग था, उत्प्रेरक और अभिकारक जो है कि आपका अलग अलग था, और उत्प्रेरक और अभिकारक जब आपका अलग अलग होता है तो वहां पर होता है विषमांगी उत्प्रेरण। क्या होता है? विषमांगी उत्प्रेरक आपका होता है। विषमांगी उत्प्रेरण है। क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण। यानी कि उत्प्रेरक और अभिकारक जब अलग अलग होगा तो जो आपका उत्प्रेरण होगा वह विषमांगी होगा। कोई भी अलग अलग पदार्थ आप लेंगे दो, उसके साथ जब क्रिया कराएंगे जो आपका पदार्थ मिलेगा वह आपका होगा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है ना? ये चीज आप लोग याद रखिए। जो आपका प्रोसेस 22 नंबर में चला है वही प्रोसेस आपका 24 नंबर का भी है। तो आपका ये कह रहा है कि यदि तेल और हाइड्रोजनीकरण, यानी कि तेल को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया आप कराएंगे तो तेल और हाइड्रोजन, एक तो गैस है और दूसरा क्या है? आपका द्रव है। तेल तो द्रव्य अवस्था में समझ लेकर आता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड है, ऐसे समझ लीजिए। तो गैस को यदि लिक्विड के साथ जो है कि क्रिया आप कराएंगे तो वह जो प्राप्त होगा आपका वह अभिक्रिया होगी क्या? विषमांगी अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आपके हैं। समझ में आई बातें? तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए वसा हो गया, वनस्पति क्या हो गया? वनस्पति ये तेल है। ठीक है, वनस्पति क्या है? ये कोई आपका तेल है। समझ में आ रही है बात? अब इसको जो है आप H2 के साथ, यानी कि ये आपका क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड अवस्था में, ठीक ना? ये क्या है? लिक्विड अवस्था में, और ये किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। यानी कि इसको, ये जो तेल है आपका L, यानी लिक्विड में है, और ये आपका H2 है जो ये क्या है? गैस। जब आप लिक्विड को जब आप गैस के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक आपका अभिक्रिया, यानी कि उत्प्रेरक आपका लिया जाता है। क्या लिया जाता है? यानी उत्प्रेरक निकिल। क्या लिया जाता है? उत्प्रेरक निकिल लिया जाता है, जो Ni आपका है। क्या है?
Na, ये आपका उत्प्रेरक का कार्य करेगा। किसका? उत्प्रेरक का ये कार्य करेगा। समझ में आ रही है बात? और ये जो आपका निकिल है, यह निकिल होता है किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठीक है। अब एक बात याद रखेगा, इन तीनों पदार्थ यानी कि यहां पर वनस्पति तेल है जो आपका लिक्विड है, और यहां पर H2 जो है यह गैस है, और यहां पर एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा जो आपका है ठोस अवस्था में। तो इन तीनों में से कोई भी आपका अलग हो तो वह समझिएगा कि हमेशा जो बनेगा आपका बिस्मांगी उत्प्रेरण ही आपका बनेगा। समझ में आ रही बात? अब ये जब दोनों मिलते हैं तो आपके बनते हैं वनस्पति घी। क्या बनते हैं? बनाते हैं वनस्पति घी बनाते हैं। ठीक है। कब? जब ये दोनों मिलते हैं तो आपके बनाते हैं वनस्पति, गलती है वनस्पति हो गया, वनस्पति घी बनाते हैं। जब आपके वनस्पति तेल और हाइड्रोजन गैस जब आपके मिलते हैं और साथ में उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है? निकिल है, जो कि आपका यह किस अवस्था में है? जो है कि ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ये आपके तीनों में से यदि कोई भी आपके अलग अलग हो तो उस समय आपका होगा बिस्मांगी उत्प्रेरण। क्या होगा? बिस्मांगी उत्प्रेरण। कोई भी हो, या ये दोनों अलग हो या दोनों ये सेम होगा, यदि ये जो है कि अलग रहेगा तो भी आपका होगा क्या? बिस्मांगी उत्प्रेरण आपका होगा। ये चीज आप टॉपिक को इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा? वनस्पति क्या बनेगा? घी आपका बनेगा, जो प्राप्त होता है क्या? वनस्पति घी। ठीक है। यानी कि हाइड्रोजनीकरण जो है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? यानी H2 से क्रिया, तो ये जो वनस्पति तेल है यही करेगा। तेल जो है हाइड्रोजनीकरण से क्रिया करेगा, यानी H2 से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो बनता है वनस्पति क्या बनता है? घी बनता है। यानी कि ये आपका प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर अलग अलग हैं। दोनों ये लिक्विड में है, ये गैस में है, अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक जो आप ले रहे हैं, उत्प्रेरक जो ले रहे हैं वो भी आपका अलग है। वो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तीनों अलग अलग हैं। तो जब तीनों अलग अलग है तो उस समय होता है क्या? बिस्मांगी। क्या होता है? बिस्मांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है? बिस्मांगी आपका क्या होता है? उत्प्रेरण आपका होता है। समझ में आ रही बातें? बहुत ही सिंपल है। बिस्मांगी ये क्या रहा? आपका उत्प्रेरण रहा। जैसे 22 नंबर है उसमें अलग अलग लिया गया था तो बिस्मांगी उत्प्रेरण बन रहा था। इसमें भी आपका दोनों अलग अलग है और तीसरा भी अलग है, तो यहाँ पर भी बनेगा बिस्मांगी उत्प्रेरण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है। समझ में आई बातें? तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, जब अलग अलग मिलेंगे तो वहां पर बनेगा क्या? बिस्मांगी उत्प्रेरण आपका होगा। यहाँ पर आपको एक उत्प्रेरक जो है कि आपको लेना पड़ेगा। समझ में आई बातें? चलिए, तो तीनों में से यदि कोई भी आपका अलग हो तो तुरंत समझिएगा कि यहाँ पर बनेगा बिस्मांगी उत्प्रेरण। चलिए, इसमें ज़्यादा समय लग गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझाना है तो आपको समझना है, तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा ही समझाने में। तो चलिए, तो ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहा, जो कि ये आपका रहा क्या? आंसर। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। तो 25 नंबर क्या है, जरा आप गौर से समझते रहिए। ठीक है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, बात करते हैं 25 नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, प्रश्न नंबर 25 का कार्य, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित किस एंजाइम के कारण होता है? तो पहले स्टार्च जो होता है वह एक क्या होता है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च एक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यानी कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च एक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है, और कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है हमारे शरीर को क्या करना? ऊर्जा प्रदान करना। जो कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जा देता है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो काम है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, और कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है उसका क्या कार्य है? हमारे शरीर को क्या करता है? वह ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है।
यानी कि हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। अब ये स्टार्च का तो काम है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन स्टार्च जो है ये क्या है, स्टार्च जो है यह बदलता है किसमें, माल्टोज में। स्टार्च किसमें बदलता है, यही पूछ रहा है ना। यानी कि स्टार्च जो है यदि माल्टोज में बदलता है, किसमें, माल्टोज नहीं, माल्टोस में परिवर्तन, माल्टोस दिया, माल्टोस में। आज जब ये माल्टोस होता है, देखिए स्टार्च जो होता है माल्टोस में बदलता है, अब माल्टोस से बदल करके आपका होता है क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि स्टार्च जो बदलता है तो माल्टोज में जाता है, अब माल्टोज बदलता है किस में जाता है, ग्लूकोज में। तो ये कह रहा है कि जो स्टार्च है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जो है, स्टार्च का माल्टोज में जो बदलना होता है, यानी कि स्टार्च को जो माल्टोज में बदलता है, किसमें, माल्टोज में जो बदलता है, यह काम करता है डाई, यह है डाई स्टेज, क्या करता है, डाई स्टेज एंजाइम, डाई स्टेज एंजाइम। यानी कि ध्यान दीजिएगा, स्टार्च को जो है कि माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है, डाई स्टेज एंजाइम। और जो ये माल्टोज होता है यह किससे परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में आपका परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यानी कि स्टार्च को एक रूप से कहते हैं, हम लोग नाम देते हैं पॉलीसेकेराइड। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, ठीक ना, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। यानी कि स्टार्च का एक नाम आपका आप कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड है। और ये जो स्टार्च को आपका माल्टोज में परिवर्तित, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कौन करता है, डाई स्टेज जो है कि एंजाइम जो होता है माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो आपका यही पूछ रहा था कि जो है कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित किस एंजाइम के कारण होता है, तो आपका होता है डाई स्टेज एंजाइम, डाई स्टेज एंजाइम। समझ में आ रही बातें। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 नंबर में जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 25 नंबर का कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, डाई स्टेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है, डाई स्टेज एंजाइम, ठीक है। यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। समझ में आ रही है बातें सभी अच्छी तरह से, डाई स्टेज एंजाइम आपका आंसर फाइंड हुआ, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 25 नंबर पे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि स्टार्च जो होता है इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि स्टार्च एक जो है कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और स्टार्च का जो है कि माल्टोज में परिवर्तित होना और माल्टोज किस में, ग्लूकोज में परिवर्तित होना। यानी कि जब भी स्टार्च जो है माल्टोज में परिवर्तित होता है तो यह किस एंजाइम के कारण होता है, आपका होता है डाई स्टेज एंजाइम जो होता है। स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 25। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जो है कि 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 26 नंबर का क्वेश्चन जो है हम कैसे सोल्यूशन करें। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं करें कि ओस्टवाल विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाने में जो है कि उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। ओस्टवाल जो है कि आपका ओस्टवाल विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। कौन सा उत्प्रेरक जो है कि आपका प्रयुक्त होता है, आपका दे रखा है कि Na और NO दिया है, Fe दिया है और P और क्या दिया है, T, ठीक है। यानी इतना आपका दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओस्टवाल जो विधि है, जैसे मान लीजिए अमोनिया आ गया, इसमें क्या NH3 जो है, यानी NH3 की जो प्रक्रिया है, यानी कि ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया है। और अमोनिया को यदि हम लोग O2 के साथ यदि क्रिया कराते हैं, किसके साथ, O2, यानी कि ये है आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी हम लोग क्रिया कराएंगे तो इसमें हम लोग को एक उत्प्रेरक की चाहिए। क्या चाहिए, एक उत्प्रेरक चाहिए जो आपका PT है। क्या है, एक PT आपका लेना पड़ेगा जो आपका ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम, जो कि इसको गर्म करना पड़ेगा 500 कैलोरी पे, 500 किस पे, कैलोरी पे जो है कि इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और गर्म
करने, यहाँ पर देखिए उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, पीटी जो है उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक ना। अब 500 कैलोरी पे जब इसको गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है 4NO, आप प्लस आपका मिलता है H2O, यानी कि आपका ये आपका है 6H2O, क्या है 6H2O, यानी कि ये है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है। और ये आपका पता है H2O जो है क्या होता है पानी। तो यानी कि आपको जो है कि ये जो अमोनिया है ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर उत्प्रेरक काम कौन करेगा, प्लेटिनम आपका उत्प्रेरक का इसमें काम करेगा। किस विधि में, ये आपका है ओस्टोवाल विधि में। नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है कौन, पीटी आपका उत्प्रेरक प्रयुक्त आपका होता है। समझ में आई ये बात। चलिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इसमें आपका पीटी कौन दिया है, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, पीटी, पीटी है ना, यहाँ पर पीटी है, डीटी लेंगे, यहाँ पर कौन काम करेगा, पीटी। यानी यही आपसे पूछ रहा था कि उत्प्रेरक प्रयोग तो क्या होगा, तो आपका होगा पीटी, जो कि आपका है ये प्लेटिनम, क्या है प्लेटिनम, क्या है प्लेटिनम आपका है पीटी। ये समझ में आई बात है। यानी किसका काम का जो है किसका उपयोग, उत्प्रेरक काम कौन करेगा, पीटी आपका करेगा, यानी कि ये है आपका प्लेटिनम, ठीक है। उत्प्रेरक के लिए क्या लिया जाता है, पीटी आपका लिया जाता है, जो कि 500 कैलोरी पर जो है कि आपका हीट किया जाता है। चलिए तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या था, डी आपका इसका करेक्ट था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहे हैं कि निम्न अभिक्रिया में आयरन है, निम्न अभिक्रिया में आयरन क्या है, यही आपको क्या करना है, बताना है। समझ में आ रही है बातें। चलिए तो यहाँ पर 27 नंबर की बात करें कि अभिक्रिया में आयरन है। अभिक्रिया दिया है N2 दिया है और प्लस आपका दे रखा है 3H2, ठीक है। ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया में जो है Fe है, Fe क्या है ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में आपका एक Fe दिया है और ये का आपका दिया है MO, क्या दिया है MO। तो जो आपका MO है यह है आपका, इसका इसे नाम देते हैं हम लोग मालिब्डेनम, मालिब्डेनम, ये क्या है मालिब्डेनम है, जो ये काम करता है वर्धक का। किसका काम करता है, वर्धक कार्य, वर्धक का कार्य करता है, कार्य करता, किसका कार्य करता है, ये वर्धक का कार्य करता है। और ये जो आपके मिलते हैं ये समीकरण दे रखा है 2NH3, 2N क्या है H3। अब ये है मालिब्डेनम जो है आपका ये वर्धक का काम करता है, और जो Fe है यह आपका एक उत्प्रेरक है। क्या है, यह आपका एक उत्प्रेरक है, जो कि यह आपका आयरन है, यह फिर क्या है आयरन है, ये क्या है आयरन है, जो ये आपका धनात्मक उत्प्रेरक है। क्या है, ये आपका धनात्मक उत्प्रेरक, ये क्या है धनात्मक आपका क्या है उत्प्रेरक आपका है। और ये जो आपका Fe है, यही पूछ रहा था कि ये Fe क्या है, तो आपका ये धनात्मक क्या है उत्प्रेरक है, ये Fe इसमें क्या है धनात्मक उत्प्रेरक है। ये मालिब्डेनम जो है ये आपका एक वर्धक का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये Fe क्या है धनात्मक उत्प्रेरक है। और Fe का काम क्या है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। Fe जो है ये धनात्मक उत्प्रेरक, जो आपका Fe है अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, जो अभिक्रिया की जो आपकी सक्रिय ऊर्जा है उसको थोड़ा कम कर देता है, लेकिन इसकी वेग जो है वेग को क्या करता है बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि जो आपका Fe होता है अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को जो है कि आपका कम कर देता है, और इसका जो वेग है अभिक्रिया की जो वेग है वेग को क्या करता है बढ़ा देता है। कौन, आपका Fe सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, अभिक्रिया की वेग को क्या करता है बढ़ा देता है। तो ये आप याद रखिए कि Fe का क्या कार्य हो रहा है, यानी Fe यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक है, जो कि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को जो है कि कम कर देता है, और इस यहाँ पर अभिक्रिया की वेग को क्या करता है बढ़ा देता है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन की बात हो रही है ना, ऑप्शन की बात हो रही है, तो आपके 3 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया है स्व उत्प्रेरक है, दूसरा दिया है बी धनात्मक उत्प्रेरक है, और सी आपका दिया है ऋणात्मक उत्प्रेरक है, और डी आपका दिया है उत्प्रेरक वर्धक है। यानी कि आपका बी करेक्ट है, ये है आपका क्या धनात्मक, क्या है धनात्मक उत्प्रेरक, ये क्या है धनात्मक आपका क्या है, ये आपका है धनात्मक उत्प्रेरक। समझ में आई बातें।
Fe का क्या क्या कार्य था? Fe एक जो है कि आयरन है, और ये आयरन जो है आपका धनात्मक प्रेरक होता है, और धनात्मक उत्प्रेरक है ना। इसका काम यह है, क्या करता है कि जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देता है, लेकिन वेग को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। कौन? Fe। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट रहा? इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहा, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आपको 27 नंबर का कंप्लीट हुआ। 27 नंबर का, हाँ 27 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। तो 28 नंबर क्या है, जरा गौर से आप समझिए। तो 26 नंबर कंप्लीट, 27 नंबर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख। 28 नंबर क्या है? कई अमोनिया निर्माण में हाबर विधि में प्रयुक्त होता है। अमोनिया निर्माण में हाबर विधि में क्या प्रयुक्त होता है? आपसे यही जो है कि पूछ रहा है कि अमोनिया निर्माण में हाबर विधि में क्या प्रयुक्त हुआ है। अभी देखे हैं, अभी 27 नंबर देखे हैं, तो उसमें था Fe था और क्या था, MO था, यानी कि आपका आयरन था और आपका दूसरा था मॉलिब्डेनम था। तो दोनों आपका उपयोग उसमें किया जाता है, किस विधि में? आपका अमोनिया जो है निर्माण विधि में। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपका N2 नाइट्रोजन गैस N2 है, जैसे N2 है और प्लस एक आपका लिया जा रहा है H2। ठीक है, ये भी आपका गैस है, ये भी क्या है, गैस। दोनों आपका क्या है, गैस है, यानी कि ये आपका नाइट्रोजन गैस है, ये क्या है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ये आपका नाइट्रोजन गैस है, ये क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर है Fe है और ये आपका क्या है, MO, यानी आयरन है और क्या है, मॉलिब्डेनम है, यानी कि मॉलिब्डेनम है। यहाँ पर ये जो है आपके दोनों आपके उत्प्रेरक, ये Fe जो है आपका किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये क्या है, अमोनिया निर्माण हाबर विधि है। कौन सी विधि? हाबर विधि में प्रयुक्त होने वाला है, यानी प्रयुक्त होता है क्या, Fe और MO। जब प्रयुक्त होता है तो ये बनता है NH3, क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और इसके बाद इसमें से जो ऊष्मा निकलती है आपकी 22.4, यानी कि आपका है, हाँ 22.4 कैलोरी, यानी कि ये जो आपकी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को जब क्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पर Fe और MO जो है ये आपके उत्प्रेरक हैं, जो कि आपका ये MO जो है वर्धक का कार्य करता है और Fe जो है आपका ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रश्न नंबर 27 में देखे थे। और ये बनता है अमोनिया, और इसमें से हीट ऊष्मा निकलती है आपकी 2.4 कैलोरी की, क्या निकलती है, ऊष्मा आपकी निकलती है। समझ में आ रही बात है? अब यमो क्या करता है, ध्यान दीजिए, आखिर में जो है Fe और यमो साथ में क्यों है, ये भी आप देखिए, वर्धक का कार्य करता है। तो ये जो आपका यमओ है, यानी मॉलिब्डेनम जो है, Fe यानी कि आयरन की अभिक्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी कि इसकी सक्रियता को और क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, कि भाई लो मैं तुमको और जो है कि बढ़ा देता हूं ताकि तुम अभिक्रिया जो है कि जल्दी से करो। ठीक है, यानी कि MO जो है Fe की सक्रियता को क्या करता है, बढ़ा देता है, इसलिए आपका FeMO इसके साथ आपका लिया गया, ताकि यह Fe की जो है यानी उत्प्रेरक की जो है कि अभिक्रिया, उत्प्रेरक का जो है कार्य बहुत ज़्यादा, यानी उत्प्रेरक का जो काम है वह ज़्यादा तेजी से हो, यानी कि MO जो है Fe की सक्रियता को क्या करता है, और तेजी से बढ़ा देता है। समझ में आई बातें? तो चलिए, यहाँ पर उपयोग हो रहा है क्या, FeMO। तो यही आपसे पूछ रहा था कि अमोनिया निर्माण की हाबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त पदार्थ है आपका क्या, Cu दिया है, B दिया है Fe प्लस MO, इसके बाद दिया है C Fe2O3 प्लस Cr2O3, इसके बाद गर में दिया है Pt, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। Fe और आपका क्या है दूसरा, प्लस MO, यानी कि ये आपका जो है हाबर विधि में प्रयुक्त होने वाले क्या है, उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक कौन कौन से हैं, Fe और क्या है, प्लस MO, ये रहा आपका क्या, आंसर। MO का क्या काम है, Fe की जो है सक्रियता को क्या करना, बढ़ाना, बस, ज़्यादा और कुछ काम उसका नहीं। और Fe का क्या काम है, जो सक्रिय का ऊर्जा है उसको क्या कर देता है, कम, यानी कि जो भी आपकी अभिक्रिया होगी उसकी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, लेकिन उसके वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए,
तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। इसके बाद चलिए 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 29 और 30 जो है ऑप्शनल है। बस ऑप्शन में आपको ट्रिक लगा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो 29 नंबर में आपको ऑप्शनल ट्रिक करना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर समीकरण दे रखा है 29 नंबर और यहाँ पर हम लेते हैं 30 नंबर, ठीक ना। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में एक बार जरूर कर सकते हैं। तो 28 नंबर दिया है कि 2H2O और यहाँ पर उत्प्रेरक जो है आपके H3PO4, ठीक है, ये बन रहा है 2H2O + O2 में आपसे पूछ रहा है कि H3 क्या पूछ रहा है, H3PO4 कार्य करता है। नंबर 1 दिया है धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, बी दिया है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, सी दिया है आपका प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और डी आपका दिया है जो है कि आपका उत्प्रेरक वर्धक का कार्य जो है कि आपका कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। किसका, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। किसका, यानी कि ये जो है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक का जो है कार्य आपका कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, यानी कि H3PO4 जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक का जो है कि कार्य कर रहा है। तो ये आपका रहा ऑप्शन। अब इसके बाद 30 नंबर देखिएगा, आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए हैं, यानी आर्सेनिक और प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक के लिए हैं। पहला वर्धक के लिए, दूसरा उत्प्रेरक विष के लिए, और तीसरा सी है उत्प्रेरित नहीं, सी जो है प्रेरित उत्प्रेरक के लिए, और डी है स्व उत्प्रेरक के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 30 का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, उत्प्रेरक विष के लिए। किसके लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्प्रेरक विष के लिए। किसके लिए, उत्प्रेरक जो है कि आपका विष के लिए जो है आपका आर्सेनिक और प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए किया जाता है। यानी आर्सेनिक और प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक के लिए किया जाता है क्या, उत्प्रेरक विष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट है। समझ में आई बात है। ये तो आपका ऑप्शनल था, तो ऑप्शन में आपको ट्रिक लगाना है। तो ये रहा आपका 30 तरह के प्रश्नों का सोल्यूशन, और शेष प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग 10 और प्रश्न बचे हुए हैं, जिनका सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते जाते जो है कि ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है कि शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ समय से नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।